वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल सिविल दर्शन। ब्रिक का सेकंड पार्ट है ये। ब्रिक का फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में आपका ब्रिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन। ये बहुत थोड़ा इम्पॉर्टेंट तो है बट आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए मैं इसको फास्ट और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से बताऊँगी ताकि आपको याद रहे। ठीक, थोड़ा लंबा पोर्शन है, आप लोग इसका टेबल देखेंगे नोट्स में तो वो थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है। तो लेट अस सी इसको कैसे इजी कर सकते हैं कुछ क्लूज से। कॉम्पोजिशन मीन्स ब्रिक के इंग्रेडिएंट जिनसे ब्रिक बने हुए हैं। पहला है 5 है, आप सब इसका नाम सुन चुके हैं, केमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है आपका सिलिका, एल्यूमिनिया, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशिया। इसके ये जो है ये आपके परसेंटेज वैल्यूज़ है, कितना परसेंट आपके ब्रिक्स में पाया जाता है। लाइक आपके टेबल्स में बना हुआ है, दिस इज़ लेस देन का साइन, लेस देन 1% इज़ मैग्नीशिया। किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? अगर मैं बोलूँ सिलिका का काम क्या है? आपकी क्रैक्स को बचाना। अगर क्रैक्स नहीं होंगे तो क्या लिख सकते हो? क्रैक्स को बढ़ा कैसे सकते हो? क्रैक्स के पॉइंट को। अगर क्रैक्स नहीं होंगे तो आपकी ब्रिक क्या होगी? हार्ड होगी तो क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। पर अगर आपका सिलिका ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? आपका ब्रिक टूट जाएगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। कहीं ना कहीं सिलिका क्या काम कर रहा है? क्रैक से बचा रहा है। दैट मीन्स सॉफ्ट ना हो आपका ब्रिक, हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, इसीलिए आपका सिलिका ये काम कर रहा है। पर यही काम अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपका ब्रिक टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट एल्यूमिनिया में वर्केबिलिटी ठीक होगी। वर्केबिलिटी का मीन्स क्या होता है? मतलब ईजीनेस के साथ जब भी आप काम कर सको। तो एल्यूमिनिया में क्या यूज़ होगा ब्रिक्स में? एल्यूमिनियम का यूज़ है कि भाई ब्रिक्स को आप जब वो गीला रहेगा, ब्रिक सॉइल गीली रहेगी तो वो इजीली मोल्ड करने देगा। जब सॉइल सूख जाएगी वो इजीली उसको शेप लेने दे देगा, माने हार्ड हो जाएगा आपका ब्रिक। दैट मीन्स काम करने में आपको इजी हुआ। जब आपका गीला है ब्रिक तब आपको मोल्डिंग में इजी होगा, जब सूख जाएगा तो वो ड्राई स्टेट में प्रॉपर परफेक्ट शेप में रहेगा। इसलिए मैंने एक शॉर्ट में लिखा है कि इसके वर्केबिलिटी के लिए वो काम आता है। व्हाट इज़ लाइम? लाइम का क्या काम है? श्रिंकेज से बचाना। अगर लाइम का कंटेंट अच्छा होगा तो सिकुड़ने से बचाएगा। ब्रिक क्या है, कई बार सूखने के बाद अपने ओरिजिनल शेप को चेंज कर लेता है, तो उससे आपको बचाएगा। एक बेसिक दिमाग में याद रखिए, इतना आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर सके। जैसे मैंने बताया क्रैकिंग के अलावा उसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो हार्डनेस और स्ट्रेंथ से, और ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिटल बना दो उसको, ब्रिटल हो जाएगा। सिंपल दिमाग से सोचेंगे तो आपको चीज़ें याद आती जाएंगी। तो एक एक वर्ड याद रखिए, लाइम का श्रिंकेज। ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी ब्रिक क्या करेगी? अगर 5 to 7% है आपका ऑक्साइड सॉइल में, आयरन ऑक्साइड, तो क्या होगा? वो ब्रिक को इम्पर्मिएबल बनाएगा। दैट मीन्स उसके आसपास पार होने की जो क्षमता है, परकोलेट होने की या फिर पास होने का जो उसका कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को मेंटेन रखेगा, साउंड प्रूफ बनाएगा। हालांकि ब्रिक कोई भी साउंड प्रूफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा नॉर्मल ब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स तो होते ही है, तो कभी कोई भी चीज़ इतनी इम्पर्मिएबल नहीं हो सकती, पर उसको कुछ हद तक इम्पर्मिएबल बनाया जा सकता है विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशिया का यूज़ अगर अच्छे से होगा तो क्या होगा? आपका येलो टिंट होगा। एक ब्रिक में देखना ब्राइट रेड कलर बोला जाता है, तो वो जो ब्राइटनेस है उसको मैं येलो टिंट बोल रही हूँ यहाँ पे। तो अगर मैग्नीशिया का परसेंटेज बिलो 1% है तो क्या होगा? आपका ब्रिक का कलर अच्छा होगा। ईजी हो गया कंपोजिशन। इतनी चीज़ों को अच्छे से याद करके लिखोगे आप तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? अच्छा, इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में एक बहुत अच्छा सा फैक्ट बोला है। क्या फैक्ट बोला है? जिसने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी वो इस वीडियो में ज़रूर से कमेंट करना कि आपको कौन सा फैक्ट मैंने बताया ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग को लेके। ठीक है, ऐसे मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बोलती जाऊंगी, आप उन फैक्ट्स को याद रखेंगे और हो सकता है अगर आप अपने आंसर्स पे लिखे या आपका कभी ना कभी वो चीज़ें तो काम आएंगी। और वैसे भी जनरल नॉलेज मुफ्त का ज्ञान है, तो रख लो अपने पास। चलिए अब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे होता होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपका? प्रिपरेशन। आपको सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले, आपको क्ले को तैयार करना पड़ेगा जिस मिट्टी से आपका ब्रिक बन रहा है। क्ले कैसे तैयार करोगे? एकदम दिमाग का बेसिक से सोचो, ज़्यादा डीप में नहीं है, बेसिक सिविल दिमाग के एकदम ऊपर से सोचना है।
भाई मिट्टी ऊपर पे हम खाना पीना खाते हैं, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, इसका बॉटल, उसका छिलका, कुछ ना कुछ गिरता ही है। दैट मीन्स हमारा ऊपर का लेयर ऑफ सॉइल जो है वो गंदा है। ठीक, हमको ब्रिक बनाने के लिए प्योर अच्छा वाला सॉइल चाहिए, क्ले चाहिए। हम कोशिश करते हैं प्योर सॉइल लेने की। तो मैं क्या करूँगी, सॉइल का एक लेयर उठा दूँगी निकाल के, तो उसको मैं बोलूँगी अनसॉइलिंग, जिसमें मैंने एक लेयर निकाल दिया। फिर कुछ हद तक मैं खोदूँगी सॉइल को नीचे, जितना सॉइल मुझे चाहिए ब्रिक बनाने के लिए, उसको मैं बोलूँगी डिगिंग। डिगिंग मीन्स खोदना। कितना, 0.6 to 1 मीटर अप्रॉक्स अनसॉइलिंग के बाद। अब डिगिंग के बाद क्या हुआ, मुझे सॉइल मिल गया। उस सॉइल को फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी रहेगी, क्योंकि सॉइल लेयर बाय लेयर नीचे दबता जा रहा है। तो मैं उसको क्या करूँगी, क्लीन करूँगी। और क्या करूँगी, पाउडर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं उसको हल्का सा पानी के साथ मॉइस्चर कांटेक्ट में रख के उसकी कैपेसिटी को चेक करूँगी कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। वेदरिंग मीन्स थोड़ा सा पानी छिड़क के मॉइस्ट करके उसको रख देना, ताकि वो पानी के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी नीडिंग। नीडिंग मीन्स गूँथना। आप उसको पानी के साथ लगा के रख दिए थे, अब उसको गूँथोगे। नीडिंग को क्या बोल सकती हूँ मैं, और टेम्परिंग। नीडिंग इज़ द वर्ड समथिंग रिलेटेड टू कुकिंग, राइट। तो टेम्परिंग में बोलती हूँ, टेम्परिंग करना, दैट मीन्स गूँथना। अब उसको गूँथने के बाद क्या होगा, मेरा क्ले जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा मिट्टी बनाने के, मतलब ब्रिक्स बनाने के लिए। मिट्टी तैयार हो गई, क्या करूँगी मैं उसको मोल्ड करूँगी। मोल्ड मीन्स साँचा, मोल्डिंग करूँगी। मोल्डिंग कैसे करूँगी भाई, हैंड से करूँगी या फिर मशीन से करूँगी। कोई भी चीज़ करने के दो तरीके हैं, या हाथ से करोगे, मशीन से करोगे। तीसरा, मोल्ड करने के बाद क्या करूँगी, मैं उसको ड्राई करूँगी। डायरेक्ट ओवन में तो डालूँगी नहीं, पहले क्या करूँगी, उसको बनाने के बाद, ब्रिक बनाने का प्रोसेस देखा है, हाथ से या मशीन से बनाते हैं ब्रिक को, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं धूप में। धूप में सूखता है, उसके बाद उसको फिर हम किलन या ओवन में डालते हैं। धूप में सुखा दिया, अब मैं क्या करूँगी, उसको बर्न करूँगी। किस में बर्न करूँगी, किलन में या ओवन में। अच्छा, किलन और ओवन में क्या डिफरेंस है, और क्लैंप में क्या डिफरेंस है। ओवन जो आप घर पे केक्स वगैरह बनाते हैं, दैट इज़ योर ओवन, माइक्रोवेव। किलन क्या होता है आपका, इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूज ओवन, तंदूर जिसको बोल सकते हैं, पर जहाँ पे तंदूरी रोटी नहीं बनती है, क्या बनता है वहाँ पे, ब्रिक्स बनता है, या कुछ भी चीज़ को आपको ड्राई आउट करना है, बर्न करना है, तो हम किलन का यूज़ करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूज बड़ा ओवन। सॉरी। व्हाट इज़ क्लैम्प। क्लैम्प मोस्टली विलेज एरियाज़ में यूज़ होता है। क्लैम्प क्या होता है, ऑल्टरनेट लेयर्स में हम फ्यूल्स को रखते हैं, लाइक गोबर या जिसको भी हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसका एक लेयर बिछाते हैं। ऊपर में एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पे आपका सामान, सपोज ब्रिक रखना है तो ब्रिक रख दिया, फिर उसके ऊपर एक लेयर बिछाते हैं फ्यूल का, फिर उसके ऊपर एक लेयर पे ब्रिक्स रख दिया। मतलब एक लेयर फ्यूल, एक लेयर आपका जो भी मटेरियल रखना है, एक लेयर फ्यूल, एक लेयर जो भी मटेरियल रखना है। तो उस लेयर बाय लेयर में हम आग लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक ओवन की तरह काम करता है, और हर लेयर में इवनली ब्रिक्स को नीचे से भी हीट मिला, ऊपर से भी हीट मिला। तो टाइप ऑफ ओवन ही है, बट ये अल्टरनेट लेयर्स में फ्यूल रहता है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ब्रिक का, कैसे मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अच्छा, आपके ब्रिक को कौन कौन सी चीज़ें मतलब आपके उसमें इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके ब्रिक के कलर को या क्वालिटी को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मैं क्या बोलूँगी, ब्रिक की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या क्या हो सकता है, फिर से दिमाग लगा के सोचिए, कुछ पढ़ने का नहीं है इसमें। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्ले आपने प्रिपेयर किया है उसका कलर आपका मैटर करेगा। आपका कलर इफ़ेक्ट हो जाएगा तो आपका ब्रिक का कलर चेंज हो जाएगा। अगर इसकी केमिकल्स दूसरे ऐड हो जाएंगे आपके क्ले में, तब आपके उसकी प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ब्रिक के, राइट। अगर आपका सैंड जो आपने यूज़ किया है, अच्छा ब्रिक में सिर्फ मिट्टी यूज़ नहीं होती, सैंड भी यूज़ होता है, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ कुछ पोर्शन ऑफ रेती भी हम उसमें ऐड करते हैं। मिट्टी कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है, मडी सी होती है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, उसमें सैंड ऐड करेंगे तो एक बॉडी मिलेगी, उसको एक टेक्स्चर मिलेगा, तब जाके आपकी ब्रिक अच्छे से बनेगी। तो कुछ परसेंटेज ऑफ सैंड भी यूज़ करते हैं। तो जो सैंड हम यूज़ करते हैं उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टी भी मायने रखती है। जो जो यूज़ करोगे सबकी प्रॉपर्टीज़ इसमें इफ़ेक्ट करेगी। चौथा,
आपने उसको कैसे मोल्ड किया है, भाई अच्छे से मोल्ड किया है कि नहीं टेबल पे। अब विलेज एरिया में क्या होता है, लोग ऐसे ही नीचे ही मोल्ड कर देते हैं, जगह नहीं होती है तो। ठीक। फिफ्थ है आपका, आपने उसको अच्छे से ड्राई किया है कि नहीं। आप अगर कच्ची ब्रिक्स को बर्न करने रख देंगे तो ब्रिक्स पे क्रैक्स आ जाएंगी, या फिर वो कच्ची रह जाएंगी, अच्छे से पकेंगी नहीं, अंदर से स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी। या फिर जब आपने टेम्परेचर के लिए वहाँ पे डाला हुआ है तो टेम्परेचर का भाई कितना रखा है वेरिएशन। टेम्परेचर बहुत हाई में डालोगे तो ऊपर से जल जाएगी ब्रिक, अंदर से कच्ची रहेगी। कम है टेम्परेचर तो क्या होगा, ब्रिक ज़्यादा हार्ड होकर टूट जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी आपकी। तो टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण भी इफेक्ट हो सकता है। बोल सकते हैं क्या कि ये सारे आपके फाइनल कॉजेस हैं जिससे आपका ब्रिक की क्वालिटी गिर सकती है, ख़राब हो सकती है। आपका क्या बचा, व्हाट एल्स लेफ्ट। अच्छा, आपका टेस्टिंग बच गया है और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बच गया है। अब मैं आती हूँ आपके ब्रिक्स के टेस्टिंग पे। ठीक है, टेस्टिंग मीन्स आपके ब्रिक्स को हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दो टाइप के टेस्ट हैं ब्रिक्स के लिए जो आपको मोटे तौर पे पढ़ना है। पहला है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और एक है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी, आपको सिर्फ की नोट लिखूँगी कि ये आपको नोट करना है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट मीन्स पानी कितना एब्जॉर्ब करता होगा। ध्यान से सुनो, वाटर एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट हैं, एक आपका कोल्ड है और एक हॉट है। जो कोल्ड वाटर है उसमें 24 घंटा लगता है मुझे टेस्ट करने के लिए और इसमें 5 घंटा। ऐसा बोलने के लिए है पर ये टाइम ज़्यादा लगता है। देखो कैसे, अगर 24 घंटे का कोल्ड वाटर टेस्ट है, मैं क्या करूँगी, ध्यान से सुनना। एक ब्रिक को लूँगी जिसका ड्राई वेट लूँगी। ड्राई वेट कैसे लूँगी उसको, ऐसा नहीं कि उठाया और ड्राई वेट ले लिया। पहले उसको ओवन में डालूँगी, 105 और 110 डिग्री पे उसको सुखाऊँगी। ठीक है, उसके बाद उसका ड्राई वेट लूँगी। ड्राई वेट लेने के बाद क्या होगा, जितना वेट आएगा उसको मैं क्या नाम दूँगी, M1। M1 मीन्स ड्राई वेट। और उसके बाद फिर मैं उस ब्रिक को ठंडा करूँगी ओवन से निकालने के बाद। फिर उसको 24 घंटे के लिए कहाँ डाल दूँगी, पानी में। इनर टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, ±2 ऊपर नीचे पकड़ लो, नोट्स में लिखा होगा तो समझ जाना, +-2 ऊपर नीचे। किसी का रूम गर्म होगा, किसी का रूम ठंडा होगा। अब उसके बाद 24 घंटे बाद उसको पानी से बाहर निकालूंगी, थोड़ा सा पोंछूंगी, फिर वेट करूंगी। वो वेट क्या होगा मेरा, M2, दैट मीन्स वेट वेट होगा वो मेरा। सिमिलरली 5 घंटे हॉट वाटर के लिए क्या करूंगी मैं, अब वेट कर लिया ना, वेट करने के बाद इधर का प्रोसेस मैं बता दिया, अब इधर का प्रोसेस मैं बताती हूँ। सेम ब्रिक को ड्राई करो ओवन में 105, 110 डिग्री या 15 डिग्री में। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रिक को बाहर निकालो, ठंडा करो, पानी में 5 घंटा उबालो। उसके बाद वापस बाहर निकालो तो क्या करोगे, उसका वेट लोगे। पानी में उबलने के बाद का वेट M2, ओवन में ड्राई होने के पहले का वेट, या सॉरी ओवन में ड्राई होने के बाद का वेट M1 और पानी में उबलने के बाद का वेट M2। अब इसका एक फॉर्मूला है हमारा, M1 माइनस, यहाँ लिखती हूँ, ये अपना पानी का वेट, ये अपना ओरिजिनल वेट M1 है ना अपना, अपॉन M1 इंटू 100। दिस इज़ योर नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ अ वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया ब्रिक ने। सिंपल, कुछ पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यही आपका वाटर एब्जॉर्प्शन है बेसिक। इसके अलावा नोट्स में आपको डिटेल में मिलेगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मीन्स समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। अब भाई ब्रिक का स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करोगे, बना बनाया ब्रिक है, ब्रिक को आपको तोड़ना है मशीन के अंदर। तोड़ोगे कैसे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखना एक फ्रॉग नाम की चीज़ होती है। उस फ्रॉग को आप क्या करोगे, सीमेंट के पेस्ट से भर दोगे। जो वॉल बनाते हैं उसके लिए एक सीमेंट पेस्ट होता है, दैट इज़ मोटार। उसका नाम मोटार है। मोटार क्या है वो बेसिकली हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, बट आप समझ लीजिए कि जो सीमेंट का पेस्ट यूज़ होता है वॉल्स बनाने के लिए, ब्रिक्स के अंदर फिल करते हैं, दैट इज़ नोन एज मोटार। अब उस मोटार में हम क्या करेंगे, उस फ्रॉक को फिल कर देंगे, प्लेन कर देंगे। मेरा ब्रिक दोनों तरफ से प्लेन हो गया, मशीन के अंदर रखा। ऊपर से नीचे से एक मशीन होती है कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन की, उस मशीन के अंदर ऊपर से नीचे से दोनों से लोड आएगा। ये मेरी ब्रिक है, डस्टर मेरी ब्रिक है, ऊपर से नीचे से दोनों से लोड आएगा। कितना लोड, 14 न्यूटन पर mm² के गति से, कांस्टेंट लोड से हम उसको लोड देंगे। और जिस पॉइंट पे वो टूटेगा या ब्रेक होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपका
ब्रिक का फेलियर पॉइंट होगा, मुझे पता चल जाएगा। वो रीडिंग क्या है, मीटर में नोट हो जाएगी उस मशीन में। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन की जो मशीन होती है, एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे यहाँ ब्रिक रखा है, यहाँ से लोड आ रहा है और यहाँ पे मीटर में रीडिंग नोट होगी। कितने न्यूटन, कितने फोर्स में वो टूटा, क्रैक हुआ, दैट इज़ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपकी किसी भी ब्रिक की पूरे तोड़ने तक की नहीं होती है। जब तक उसमें क्रैक आ गया है तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ अब टूट गई है। आपको पूरा उसको क्रश नहीं करना है, पाउडर नहीं बनाना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जैसे कि आपको पता है वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या था, 15% ऑफ इस ड्राई वेट। अगर ब्रिक अब्जॉर्ब कर रहा है पानी तो ठीक है। वैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी कुछ होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है आपकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ब्रिक की, 3.5 मिनिमम न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको लिखना है यूनिट, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे नीचे है तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है 15%, कब है ये 15%? जब आपका, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर अब्जॉर्प्शन का। ये तो नॉर्मली 15% हो गया, ये मिनिमम इतना हो गया। अब इन दोनों को रिलेट करेंगे, किसी एक ब्रिक को मैं दोनों टेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, आपके ब्रिक का जो भी ब्रिक है उसका वाटर अब्जॉर्प्शन 15% होगा। कब? जब उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो कितना होगा, छोटा होगा 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। तब उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, इससे छोटा होगा तो ब्रिक का वाटर अब्जॉर्प्शन इतना होगा। पर अगर वाटर अब्जॉर्प्शन 20% है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बड़ा है या इक्वल है 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के, राइट। अच्छा, और क्या बचा मेरा और कुछ बचा? नहीं बचा। चलिए, इसके बाद मैं आती हूँ आपके टेस्टिंग के बाद। आपके कंपोजिशंस हो गए हैं, ये सब हो गया है। अच्छा, क्लासिफिकेशन बचा हुआ है। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मैंने क्या बोला, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मैंने बोला था आपको 2 पॉइंट कि भाई आपका 15% और 20% कब होगा, जब आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, 15% मीन्स ये आपका 20% ये वाटर अब्जॉर्प्शन है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। किस हिसाब से वेरी करेगा, 12.5 न्यूटन पर एम। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिसको नहीं लिखना है ये क्लॉज को मत लिखिए। कैसे याद रखेंगे, अगर 20% है, अगर सपोज 20% है तो आपको याद रखने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि भाई 20% है, दैट मीन्स क्या होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल इसके होना चाहिए, या फिर क्या होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 12 से ज़्यादा है तो कितना पानी अब्जॉर्ब करेगा, वो 15% अब्जॉर्ब करेगा। आप ऐसे चार्ट बना लो, आपको लिखने में, याद करने में ईजी पड़ेगा। 15 और 20 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना एंड इतना, ठीक। कैसे याद रखोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है, कितने के अंदर वेरी करना है उसको लिख लो। लिखने के बाद 15% है, दैट मीन्स क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके 12 से 15 बड़ा है, ये याद करके आप लोग रख लो। अब बोलोगे मैडम 20 भी तो बड़ा हुआ है, तो 20 बड़ा हुआ है, आपको पहले 15 को लिखना है फिर 20 को लिखना है। अगर ये बड़ा होगा तो आप ऑटोमेटिकली ये एक छोटा होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना, अगर एक साइन बड़ा है तो एक साइन लेस देन और इक्वल टू में होगा। तो पहले 15 और 20 ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लो और क्या कंपेयर करोगे कि 15 जो है 12 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा लूँ। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक। इस क्लॉज को याद रखोगे तो इसको सेंटेंस में बना के लिखना ईजी पड़ेगा। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आपका, जितना हमारा लोड आया है मीटर में, जो मीटर में जो नोट करते हैं उसमें जितना भी लोड आया है, अपॉन आपका एरिया ऑफ बेड। एरिया ऑफ बेड, एरिया ऑफ बेड मीन्स जो आपका वहाँ पे ब्रिक है, ब्रिक का फेस है, 2 बेड 2 फेस, ये आपकी ब्रिक है, इस ब्रिक का ऊपर का एरिया और नीचे का फेस का, दोनों का एवरेज, इसका एवरेज लिख लो। एवरेज एरिया ऑफ बेड ऑफ 2 फेसेस, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ,
दैट मीन्स भाई मतलब समझ लो कहीं ना कहीं एक सरफेस का ही एरिया। एवरेज मीन्स क्या, दोनों का एवरेज करोगे तो किसी एक का एरिया आएगा। ये आपका फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, राइट। चलिए अब हम करते हैं क्लासेस ऑफ ब्रिक्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है ब्रिक का। क्लासेस ऑफ ब्रिक क्या है आपका, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसे नाम है वैसा काम है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास ब्रिक इज़ वेरी गुड, ओके, एक नंबर ब्रिक। दैट मीन्स इस ब्रिक को सबको यूज़ करना चाहता है। स्ट्रेंथ अच्छी, दिखने में अच्छा, सुंदर, सुशील, बहुत अच्छा। सेकेंड है आपका, सेकेंड क्लास मतलब पहले से थोड़ा कम होगा, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ये ना ज़्यादा पक चुका है, मैं लिखूँगी ज़्यादा पक चुका है, ओवर बर्न्ड है, पर इसका स्ट्रेंथ वगैरह अच्छा है, दिखने में ही बस अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इन ब्रिक्स को जिस सरफेस में प्लास्टर होने को होगा अंदर पे ये ब्रिक लगा देती हूँ, दिखने से मुझे क्या करना है, राइट। अब नेक्स्ट जो है, नाम जैसा काम वैसा। थर्ड क्लास ब्रिक मीन्स कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं है, काम है इसका भी। ये थर्ड क्लास ब्रिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बनाना। मतलब स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है बनाना, मतलब स्ट्रक्चर का काम वैसा नहीं है, लोड उतना नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, घेरा लगाना है, गार्डन में डिज़ाइन बनाना है, गमले बनाने हैं, इस टाइप के जो उटपटांग काम होते हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेकोरेशन करना है कुछ, तो उस टाइप के पर्पज़ के लिए हम थर्ड क्लास ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आती बात फोर्थ क्लास ब्रिक की। फोर्थ क्लास ब्रिक मीन्स ये ना कुछ कच्चे पक्के टूटे फूटे ब्रिक्स जो है, जो किलन और ओवन जो है आपका, वहाँ से टूटे फूटे ब्रिक्स निकलते हैं, कुछ आधे पक्के, कुछ ज़्यादा पक्के, तो उन ब्रिक्स को हम बोलते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक। इसको हम कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं। जो ओवर बर्न्ट है उसको मैं लिखूँगी झामा, उसको मैं क्या बोलती हूँ, झामा। जो अंडर बर्न्ट है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पीला। ये दो ब्रिक्स है ना, फोर्थ क्लास के दो ब्रिक्स है, ओवर बर्न्ट और अंडर बर्न्ट। एक का नाम है झामा, एक का नाम है पीला, नोट्स में दिया हुआ है। व्हाट इज़ झामा, झामा को मैं रोड में यूज़ कर सकती हूँ, सब टूटे फूटे है ना, झामा टूटा हुआ है, उसको रोड में यूज़ कर सकती हूँ। पीला को मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, पीला को मैं यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पे मेरा सुर्खी, मीन्स उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ कहीं ना कहीं। रोड में कहाँ यूज़ करूँगी, छोटे छोटे पत्थर जैसे टूटे फूटे ब्रिक्स है, उसको इतने हार्ड होते, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो गिट्टी का काम करते हैं रोड बनाने के लिए, तो मैं इसको रोड के एग्रीगेट में यूज़ कर लूँगी, रोड की गिट्टी बनाने में यूज़ कर लूँगी, या रोड में जब गिट्टी लगती है काम पे, उस टाइम पे मैं गिट्टी की जगह उसको यूज़ कर लूँगी। पीला मीन्स सुर्खी बनाते हैं, सुर्खी मीन्स मैंने उनको टूटे फूटे जो ब्रिक्स थे उनको पाउडर बना दिया, और उसको कहाँ यूज़ किया भाई, रेती जहाँ पे यूज़ हो रहा है, रेती का कुछ पोर्शन हटा के मैंने थोड़ी सी कुछ पोर्शन ऑफ रेती, कुछ पोर्शन ऑफ पाउडर वाला जो ब्रिक है वो, दैट मीन्स सुर्खी, उसको हम सुर्खी बोलते हैं, सुर्खी को यूज़ कर लिया। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड विद द सम पोर्शन ऑफ सुर्खी, जिससे क्या है, स्ट्रेंथ भी कम ना हो, आपका सैंड का जो यूज़ है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब आपके पैसे बच जाए। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो अच्छी ही रहेगी भाई, पका हुआ मिट्टी है, लेकिन स्ट्रेंथ तो अच्छी ही होगी उसकी। टूटे फूट गए हैं अलग बात है। तो ये काम है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का यहीं पे आपका टॉपिक फिनिश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी वास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 इज़ ब्रिक। आपका मेजर पोर्शन यहीं से कवर अप होता है यूनिट 1 का। अच्छा, जिनको भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि आपको क्या डाउट है, और कुछ भी टेक्निक पे चेंजेस चाहिए कि मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, या फिर कुछ और भी जो भी आपको चाहिए, क्योंकि डिटेल नोट्स आपके पास आपको टेलीग्राम के लिंक में मिलेगा, मेरे नोट्स वहाँ से देख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। देन टू मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट मी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो पहली बार नहीं देख रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत एक अच्छा रिवीजन है कि आपको सब याद आ जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। जो बैकलॉग है स्टूडेंट्स, वो भी एक बार ध्यान से देख लो। जिनको डाउट है वो मुझे कॉमेंट्स में बिल्कुल बताओ, मैं सबको फॉलो करूँगी और देखूँगी कि किन किन बच्चों को क्या क्या चीज़ों में डाउट्स हो रहा है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको चेंजेस करूँगी, राइट। और जो दूसरे नए यूज़र्स हैं, जो बीटेक बी इस लेवल के नहीं हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो इसकी जनरल नॉलेज एकदम सिंपल हिंदी में मैं बता रही हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सिंपल एरिया निकालने का जो 10th 11th में हर बच्चा करता है, वैसी इन चीज़ों को मिला के मैं चीज़ें कुछ बता रही हूँ। तो ब्रिक्स का जस्टिफिकेशन कि ब्रिक कैसे होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए ब्रिक्स में, कैसा होता है, सारी चीज़ें आप
सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अदर देन जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है उनकी बात कर रही हूँ मैं। एंड जिसको भी जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए, और जो भी अगर आपको अच्छा लगा सेशन या आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, इससे आपको थोड़ा लग रहा है कि एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, आपको इस पोर्शन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। ओके, सो थैंक यू क्लास।